Assalamu alaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Link of the reference material used in this video has been given in description. Assalamu alaikum students, I hope you all will be fine. तो लास्ट टाइम हमने अपने लेक्चर में एक तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो स्प्लिटिंग पैटर्न है उसको ऑब्जर्व किया। दूसरा हमने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी जो है वो कैलकुलेट की, और वो फिर हमने ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड केस के लिए की बल्कि वीक फील्ड केस के लिए भी की, जहाँ पर D4 एंड ऑनवर्ड सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ था। आज हम जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ेंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की। तो उसके लिए अगर आप देखें कि दिस इज़ योर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और ये आपका जो है वो दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम दिस इज़ योर जी एक्सिस। अगर आप इन तीनों एक्सिस को देखें तो जो लिगेंड्स हैं ये सेंट्रल मेटल है, ठीक है, और ये जो हैं ब्लैक डॉट्स जो हैं ये चार लिगेंड्स हैं। तो आप देखेंगे कि जो लिगेंड्स आ रहे हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में वो किसी भी एक्सिस से नहीं आ रहे। लिगेंड्स कहाँ से आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पर ये इन बिटवीन द एक्सिस है, ये इन बिटवीन द एक्सिस है, दिस इज एंड दिस इज। तो इसका मतलब है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ऑपोजिट हो रहा है एज दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या थे, लिगेंड आ रहे थे अलोंग द एक्सिस, वेयर एज इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लिगेंड्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल वाया द रूट ऑफ इन बिटवीन द एक्सिस। जब इन बिटवीन द एक्सिस आएंगे तो रिपल्शन जो मेटल के डी ऑर्बिटल की होगी वो इस तरह होगी कि जो इन बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल्स हैं लाइक डी एक्स वाई, डी वाई जी एंड डी एक्स जी, वो ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे एज कम्पेयर टू ऑन द एक्सिस लिगेंड ऑर्बिटल्स सच एज डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। अब ये रिपल्शन मैं रिपीट कर रहा हूँ क्यों हो रही है, ये रिपल्शन हो रही है ड्यू टू द electrostatic repulsion between the d orbitals or d electrons of the metal and the electrons of the ligand. So जब ये सिचुएशन होगी तो होगा क्या, जो इन बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे एंड दे विल मूव हाई इन एनर्जी। डी एक्स वाई, डी वाई जी एंड डी एक्स जी जो है वो ऊपर जाएंगे, वेयर एज जो डी एक्स स्केयर, वाई स्केयर एंड डी जी स्केयर ये जो ऑन द एक्सिस ऑर्बिटल्स हैं ये लेस रिपल्शन फील करेंगे क्योंकि लिगेंड्स इनके रास्ते में नहीं आ रहे, इसलिए दे विल बी लो इन एनर्जी। अब अगर हम इस सिचुएशन को इन कंपैरिजन एक ही डायग्राम में जो है वो अंडरस्टैंड करें, तो अभी इन चीज़ों को आप इग्नोर करें। तो इसको आप देखें कि ये था डी ऑर्बिटल पैटर्न इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहाँ पर देखें हमने ये जो स्प्लिटिंग पैरामीटर है उसको डेल ओ से शो किया है, वेयर एज दिस पैटर्न इज ऑपोजिट इन टेट्राहेड्रल, और इस जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग पैटर्न है उसको हमने जो है वो शो किया हुआ है डेल टी से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिस इज़ टेट्राहेड्रल एंड दिस इज़ ऑक्टाहेड्रल, और ऊपर को जा रहे हैं तो एनर्जी जो है वो सिस्टम की बढ़ रही है, या आप कहेंगे कि डी स्टेबिलिटी जो है वो कंडीशन बढ़ रही है। तो आप देख रहे हैं आप कि ये जो इन बिटवीन द एक्सिस हैं दे फील मोर रिपल्शन क्योंकि लिगेंड्स भी इसी रास्ते से आ रहे हैं, वेयर एज जो ऑन द एक्सिस ऑर्बिटल्स हैं दे फील लेस रिपल्शन क्योंकि लिगेंड्स इस रास्ते से जो है वो नहीं आ रहे हैं, एंड दिस ट्रेंड इज जस्ट ऑपोजिट टू द ट्रेंड ऑफ द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पर एक और भी डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि डेल ओ जो स्प्लिटिंग पैरामीटर है उसकी कंसंट्रेशन या उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेल टी। तो डेल टी जो है उसमें सेपरेशन कम हो रही है, वेयर एज डेल ओ जो है उसमें सेपरेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है। यही रीज़न है कि इस सेपरेशन की कम होने की वजह से जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसमें कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड केस होता ही नहीं है। चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे लिगेंड वीक फील्ड हो, कभी भी पेयरिंग जो है वो नहीं होगी इन ग्राउंड सिचुएशन। वो कैसे, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर जब डी ऑर्बिटल में D1 सिस्टम आएगा तो वो पहला इलेक्ट्रॉन जो है मैं अगर इसको थोड़ा सा क्लियर करूँ तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आएगा, उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर जाएगा, इसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है
चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे लिगेंड वीक फील्ड हो वो यहाँ पर जाएगा, फोर्थ जो है वो फिर यहाँ पर आएगा, और फिफ्थ जो है वो यहाँ पर आएगा, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे लिगेंड वीक फील्ड हो। रीज़न क्या है कि ये गैप जो है वो इतना कम है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अवेलेबल होती है एट ग्राउंड सिचुएशन या ग्राउंड स्टेट, कि थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर जाएगा जाएगा। वेयर एज इस ऑक्टाहेड्रल में हमने देखा था कि 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ग्राउंड पर आएंगे, लेकिन जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके फिर 2 केसेस होंगे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ये गैप इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि फोर्थ यहाँ पर नहीं जाएगा और फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर पेयर अप हो जाएगा, फिफ्थ यहाँ पर, सिक्स्थ यहाँ पर, फिर 7 जो है वो ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये एनर्जी का गैप जो है वो डेल ओ में वीक फील्ड लिगेंड है तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फील्ड होंगे, चौथा यहाँ पर जाएगा, पांचवा यहाँ पर जाएगा, फिर सिक्स जो है जब स्पेस अवेलेबल नहीं है तो वो यहाँ पर पेयर अप होगा। वेयर एज टेट्राहेड्रल में ऐसी सिचुएशन नहीं है। अगेन आई रिपीट कि चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे लिगेंड वीक फील्ड हो, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, फोर्थ यहाँ पर और फाइव यहाँ पर। या आप इसको अदर वे कह सकते हैं कि या आप इसको अदर वे में ये कह सकते हैं कि पहले सारे 5 ऑर्बिटल जो हैं वो सिंगली फील्ड होंगे, फिर छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे पेयर अप होगा, सातवां यहाँ पर पेयर अप होगा, एंड देन 8, 9 एंड 10। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की तो कोई जो है वो केस नहीं बनेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड का और वीक फील्ड का, सारे लिगेंड जो है वो एक जैसे बिहेव करेंगे। तो अगर आप देखें हमने जो वीबीटी पीछे परफॉर्म की है वीबीटी थ्योरी में, तो उसमें आप देखेंगे कि कोई पेयरिंग या अनपेयरिंग होती नहीं है, ठीक है। डी ऑर्बिटल वैसे इन्वॉल्व नहीं होता, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो आपने कोई केस ऐसा नहीं देखा होगा कि हमने कोई इलेक्ट्रॉन पेयर अप किया हो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। तो उसकी रीज़न यही है कि ये गैप इतना ज़्यादा इतना कम होता है इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कि देयर इज़ नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगली फील्ड होते हैं और बाद में उनकी डबलिंग होती है। एक और जो डिफरेंस है, अब देखें ये 3 डिफरेंस हो गए। एक तो डिफरेंस जो है वो इनका इन्वर्जन है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर नीचे हैं और डी एक्स वाई डी वाई या डी एक्स जी ऊपर है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सेकंड जो रीज़न है, जो फ़र्क है या डिफरेंस है, वो ये क्या है कि डेल टी जो है वो काफ़ी स्मॉल है एज कम्पेयर टू डेल ओ। इट इज़ आलमोस्ट, जो डेल टी है वो 0.45 टाइम्स ऑफ डेल ओ है, ठीक है। यानी कि डेल ओ का हाफ है डेल टी। तो जितनी सेपरेशन जो है वो डेल ओ में होती है उससे हाफ जो होती है डेल टी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो जो पहला लेक्चर था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो स्प्लिटिंग पैटर्न होता है ये ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। अब आप देखेंगे कि वीबीटी हमें बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, उससे हमें पता लग जाएगा कि ज्योमेट्री कौन सी बनेगी, और फिर हम उस हर कॉम्प्लेक्स की उसकी ज्योमेट्री के लिहाज से जो है वो स्प्लिटिंग पैटर्न जो है वो बनाएंगे। थर्ड जो डिफरेंस है वो यहाँ पर अभी मेंशन तो नहीं किया हुआ, बट मैं आपको चाहूँगा कि वो यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने इन ऑर्बिटल्स को कहा था T2G, और इनको सॉरी इन ऑर्बिटल्स को हमने कहा था EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, और इनको हम कहा था T2G। लेकिन जो यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसमें इन्वर्जन हो गई है, तो इनको अब हम कहेंगे T2G और इनको हम कहेंगे EG। लेकिन अगेन मैं करेक्शन कर दूं कि T2G भी नहीं कहेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को यहाँ पर कहेंगे T2 और यहाँ पर इनको कहेंगे E, ठीक है। हम G जो है वो नहीं यहाँ पर साथ लगाएंगे। G का जो रीज़न है कि हम G जो है वो क्यों नहीं लगाते टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, वेयर एज ऑक्टाहेड्रल में तो हम G लगाते हैं, उसका आंसर है इस डायग्राम में। इफ़ यू सी दिस डायग्राम, तो इसमें अगर आप देखें कि आपको पता चलेगा कि जो G हमने एक पैरामीटर जो है वो यहाँ पर पढ़ा है। G एक क्वालिटी को शो करता है, या G जो है वो एक प्रॉपर्टी को शो करता है। वो प्रॉपर्टी क्या है? G को हम कहते हैं पेराइटी, PARITY, या हम ये कहते हैं कि जिस ज्योमेट्री में सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है उसको फिर उस स्ट्रक्चर में हम साथ जो है वो G लिखते हैं, ठीक है।
तो ये जो T2G या EG है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि हर ऑर्बिटल की भी एक ज्योमेट्री होती है, और हर ज्योमेट्री को मैथमेटिकल वे में लिखने के मेथड, ये मेथड है। तो अब देखें कि इस ज्योमेट्री में सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है, कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि अगर हम वहाँ पर उसको इन्वर्ट कर दें तो वही सेम ज्योमेट्री आ जाए। फॉर एग्जांपल देखें कि हम यहाँ से शुरू हो रहे हैं तो इसके ऑपोजिट कोई और लिगेंड नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो इसके ऑपोजिट कोई लिगेंड और नहीं है, इसके ऑपोजिट भी कोई नहीं है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कोई लिगेंड दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट नहीं होता। इसका मतलब है कोई सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है, या हम ये कहेंगे कि इसमें कोई इन्वर्टिंग पॉइंट नहीं है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन की डेफिनेशन ये होती है कि अगर ऐसी ज्योमेट्री हो, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, कि अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएं और उस ज्योमेट्री को इन्वर्ट कर दें तो स्ट्रक्चर पहले जैसा हो, दैट इज़ कॉल्ड एज कि उसमें इन्वर्जन है, उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन है। और सेंटर ऑफ इन्वर्जन अगर होगा तो हम उसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जी जो है ये ग्रीक वर्ड है, इसको हम गिराडे भी कहते हैं, GIRADE। तो अब क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में वो गिराडे, वो सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है, तो या तो हम इसके ऑर्बिटल्स के साथ जी नहीं लिखेंगे, या फिर आप यू लिख सकते हैं। तो ये होगा EU और ये होगा T2U, एक ये ऑप्शन है। या आप जी लिखें ही ना यू लिखें, तो इसको आप जस्ट कह सकते हैं कि दिस इज़ E सेट ऑफ ऑर्बिटल और दिस इज़ T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये बेसिकली तीन जो हैं वो डिफरेंस है। अब आ जाते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर ये देखें ना, T2G लिखा हुआ है, EG लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जी जो है वो साथ नहीं लिखेंगे, गिराडे नहीं लिखेंगे, ये पेराइटी जो है वो नहीं लिखेंगे, सेंटर ऑफ इन्वर्जन को मेंशन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर D1 जो है वो दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे, यहाँ पर EG और T2G इन्वर्ट कर देंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको प्रॉपर जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है उसकी कैलकुलेशंस करना बताऊंगा। वैसे आप भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें जस्ट फ़र्क ये करेंगे कि D1, D2 और थर्ड जो है वो आपने D3 यहाँ पर रिप्लेस करना है। और इसमें भी यही होगा कि जो सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, वो आंसर जो है वो आपने इस वैल्यू से आपने माइनस करना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और जितनी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इसमें क्योंकि ओवरऑल डेल टी की वैल्यू ही कम है, इसी वजह से जो ओवरऑल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन की एनर्जी की वैल्यू है वो भी कम है। अब आप देखें ना कि जितने इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो इसी वजह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ये लेस स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, क्योंकि CFSE की वैल्यू जो है वो ऑक्टाहेड्रल की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल। और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स, अगर इन दोनों ज्योमेट्रीज़ की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आज के लिए इतना ही, बाकी मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगा जिसमें हम कैलकुलेशन प्रॉपर करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल सिस्टम। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।